हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4 को। और लेसन नंबर 4 है हमारा प्रारूपण का सामान्य परिचय। प्रारूपण बोला जाता है ड्राफ्टिंग को। तो ड्राफ्टिंग के बारे में ही इस लेसन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 2 3 लेसन को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने 1 2 3 लेसन में से किसी भी लेसन को स्किप किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर से देखना। देन उसके बाद में लेसन नंबर 4 को देखना। तो इस तरीके से 1 बाय 1 सारे लेसन को समझते हुए चलोगे तो आपको पूरा ही सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लेसन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड आज की जो हमारी लेसन है इसका ये चैप्टर आउटलाइन है, मतलब कि इस लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक को कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं ये आप यहाँ से देख सकते हो। 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि डायरेक्टली हमें क्लासेस को स्टार्ट करना है बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो यहाँ से देखो आपकी क्लासेस स्टार्ट है, जिसमें सबसे पहले दे रखा है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में लेसन के बारे में ही थोड़ा सा डिटेल दिया जाता है कि लेसन है किसके बारे में, इसमें किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारे लेसन का मेन टॉपिक जो है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रारूपण। और प्रारूपण का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थ एवं स्वरूप। प्रारूपण का मतलब होता है ड्राफ्टिंग। जैसे कि देखो राइटिंग नोटिंग में काफ़ी सारे काम रहते हैं। सबसे पहले थिंकिंग को लेके चलते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, फिर उसको हम रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं। तो 1 2 3 लेसन में इन सारी चीज़ों को आपने समझा ही था। यहाँ पे जाके हम ड्राफ्टिंग करेंगे कि ड्राफ्टिंग को मतलब कोई भी जो लैंग्वेज है या कोई भी जो हमने लेटर लिखा है उन सभी की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको प्रारूपण पता होना चाहिए। यहाँ पे प्योर हिंदी दिया गया है, इस वजह से आपको समझ ना आए तो बट इसलिए मैं आपको सारे वर्ड को बिल्कुल इंग्लिश में ही और जितना हो सकेगा सिंपल से सिंपल वर्ड में भी मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि प्रारूपण का मतलब होता है ड्राफ्टिंग। तो इस लेसन में ड्राफ्टिंग के बारे में ही काफ़ी ज़्यादा हम डीपली तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो प्रारूपण को एक शब्द के रूप में माना जाता है, मतलब कि ये जो प्रारूपण है इसको हम एक वर्ड मानते हैं जो कि इंग्लिश के मतलब कि अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग शब्द के लिए हिंदी में ग्रहण किया गया है। मतलब कि जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा अपने कई सारे सब्जेक्ट में कि हम ड्राफ्टिंग करते हैं, तो ड्राफ्टिंग को ही जब हम हिंदी सब्जेक्ट में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रारूपण। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अंग्रेजी का जो ड्राफ्टिंग का पूरा तरीका है, पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो मेथड है उसको हम हिंदी में कई तरीके से बता सकते हैं। इसको हम प्रलेखन भी बोल सकते हैं, आलेखन भी बोल सकते हैं, मसौदा भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे वर्ड है जिसको हम ड्राफ्टिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब आपको पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग होता क्या है। तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो वस्तु है या कोई भी जो सामग्री है, कोई भी जो हमारे पास में मटेरियल है या कोई भी लेटर है या कोई भी हमारे पास में लेख है, इसका जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो पूरा मतलब उसका जो पूरा फॉर्मेट होता है जिसको हम हिंदी में खाका बोलते हैं, खाका। तो इसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग बोलते हैं और हिंदी में इसको हम प्रारूपण बोलते हैं। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि प्रारूपण का मतलब है कि कोई भी लेटर हुआ, कोई भी वर्ड हुआ, कोई भी वस्तु है या कोई भी हमारे पास में मटेरियल है, कोई भी सामग्री है, कोई भी लेटर है, इन सभी का जो स्टार्टिंग वाला जो फॉर्मेट होता है, पूरा जो खाका होता है, इसी को बोलते हैं प्रारूपण। तो यहाँ पे देखो ड्राफ्ट के लिए प्रारूप और ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण, इस तरीके से वर्ड्स को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट हम बोले तो इसका मतलब है प्रारूप। और अगर हम बोले ड्राफ्टिंग मतलब ING के साथ में बोले अगर हम ड्राफ्टिंग तो उसको हम बोलेंगे प्रारूपण। इसको हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ड्राफ्टिंग या प्रारूप या प्रारूपण है क्या। ये इन सभी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, बोला जाता है। तो देखो आप स्टार्ट करते हैं अपनी लेसन को कि हमारे लेसन में ड्राफ्टिंग का कितना ज़्यादा यूजेस है, ये किस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। तो सबसे पहले देखो कोई भी जो गवर्नमेंट है या कोई भी जो नॉन गवर्नमेंट काफ़ी सारे ऐसे जो ऑफिस है, काफ़ी सारे कार्यालय है जिसमें सभी कामों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब रिकॉर्ड लिखना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, चाहे कोई एक छोटा सा ही बिजनेस क्यों ना हो, बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो, सभी रिकॉर्ड रखते हैं। क्योंकि सभी अपना मतलब काफ़ी सारे पर्पस रहते हैं सभी का, अपना पीछे का देखने के लिए कि हमने लास्ट ईयर में किस तरीके से काम किया था या अब हमारा किस तरीके से, मतलब हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितने भी सरकारी चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस है या नॉन गवर्नमेंट भी है, सभी क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। इतना ही नहीं, मतलब कोई भी उनको डिसीजन लेना हो,
कोई भी उनको ऑर्डर देना हो या कोई भी उनके पास में इन्फॉर्मेशन है, देखो सूचना इन्फॉर्मेशन को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हुआ, इन सभी को जब भी क्रियान्वित किया जाता है, क्रियान्वित का मतलब होता है जब भी इन सभी को काम किया जाता है, जब भी इन पर वर्किंग किया जाता है, तो इन सभी का एक लिखित में मतलब कि एक रिटन में जो अधिकारी है उनसे प्राप्त किया जाता है। मतलब कोई भी काम जो आप करवाते हो, चाहे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अगर आप कैफ़े पे भी जाते हो, कोई भी काम करवाते हो, तो एक आप उनसे क्या करते हो, एक पेज ले लेते हो, ताकि आपके पास में जो भी आपने काम को करवाया एक रिटर्न के रूप में आपके पास में वो मिल जाए, ताकि आपके पास में एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा, एक प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाता है। कोई भी जो कार्यालय है, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो पूरा लिखने का तरीका रहता है, जिसको हम लिखित में लिखते हैं, ये पूरा हमारा टिप्पण के अंदर आता है, जिसको हमने लेसन नंबर 3 में डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर से देखना कि टिप्पण होता क्या है। तो ये उसके बाद में देखो, ये पूरा हमारा पहली सीढ़ी के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब हम टिप्पण लिखते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद में कोई भी जो ऑफिस है, इन सभी में काफ़ी सारे इस्तेमाल में, मतलब कोई भी जो कामकाज है, इन सभी पे सहायक में एक टिप्पण लिखकर जो भी उनके अधिकारी रहते हैं उन सभी को खरीदने के लिए, कहने का मतलब है कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप उच्च अधिकारी तक बताना चाहते हो तो वहाँ पे टिप्पण का यूज़ किया जाता है। तो टिप्पण को लिखने के लिए भी आपके पास में फॉर्मेट होना चाहिए कि आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से 1 बाय 1 लिखना है, ताकि आपका जो टिप्पण है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रारूपण का यूज़ करते हैं। तो प्रारूपण क्या है, इन सभी को तैयार करने में, इन सभी का जो पूरा प्रक्रिया है, पूरा जो मेथड है टिप्पण का करने में, तो यहाँ पे क्या है, प्रारूपण को यूज़ में आती है, क्योंकि वहीं से हमें एक फॉर्मेट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो प्रशासनिक कामकाज है, कोई भी जो हमारा इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है, इन सभी को कंप्लीट करने के लिए या दफ्तर का कोई भी कामकाज करने के लिए जो भी हमारा पत्र व्यवहार होता है, मतलब कि जो भी हमारा लेटर के फॉर्म में जाता है, चाहे कोई भी वो संस्था हो, कोई भी फर्म हो, इन सभी में जो व्यक्ति काम करते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी काम को रिटन फॉर्म में जब उसको लेके आते हैं, मतलब कि रिटन फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो यहाँ पे अपने उच्च अधिकारी से स्वीकृति लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उस परमिशन को लेके फिर सारे कामकाज को लागू करते हैं। पूरे काम को कंप्लीट करना ही प्रारूपण के व्यवहारिक स्वरूप का अंग माना जाता है। तो मतलब कि यही पूरा जो पूरा तरीका है, पूरा जो यूज़ करने का, इसी को हम प्रारूपण के अंदर लेके चलते हैं। तब आप समझते हैं कि प्रारूपण अपने ही काफ़ी सारे ऐसे दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है या प्राइवेट दफ्तर हुआ, इन सभी में सभी कार्य को लिपिबद्ध, मतलब कि 1 बाय 1 जो लेखा जोखा है, मतलब कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ को कंप्लीट करते हुए चलते, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिंग के रूप में। तो ये इसका जो अगला स्टेप हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं प्रारूपण। तो इस तरीके से प्रारूपण के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ें यहाँ पे दिया गया था, ताकि प्रारूपण का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ जाए, तभी आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। अगर हमें वही नहीं पता होगा तो हम किस तरीके से उसके डीपली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे अभी तक की क्लास में बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रारूपण के मीनिंग के बारे में बताया गया था। इसी के साथ में कोई भी जो सरकारी है, कोई भी जो गैर सरकारी है, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट हो गया या नॉन गवर्नमेंट कार्यालय हो गया, इन सभी में कामकाज को, मतलब जो भी उनका वर्किंग है, जो भी उनका वर्क है, उन सभी को निपटाने के लिए किए जाने वाले पत्र व्यवहार, मतलब कि लेटर के फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, रिसीव करने का जो पूरा रूल रेगुलेशन है, पूरा जो इनका स्टेप चलता है, इन सभी को ही तैयार करना ही जो हमारा प्रारूपण कहलाता है। तो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लेना कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हम प्रारूपण। तो ये हो गया प्रारूपण के मीनिंग के बारे में। अब हम समझेंगे प्रारूपण के प्रमुख तत्व कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो कि हमारे ड्राफ्टिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, शुद्धता, मतलब कि हमारे जो प्रारूपण है, हमारी जो ड्राफ्टिंग है, वो बिल्कुल इसमें शुद्धता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। ये पूरा इसके बारे में हम चाहे इसके फीचर समझ लो, चाहे इसके कंपोनेंट समझ लो, इसका मतलब एक ही हुआ। तो सबसे पहले दे रखा है शुद्धता। शुद्धता का मतलब है बिल्कुल प्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें। तो यहाँ पे प्रारूपण में शुद्धता से मतलब है, शुद्धता का तात्पर्य है कि जो भी हमारे अंक है, जो भी हमारे आंकड़ों है, मतलब कि जो भी हमारे पास में डाटा है, इन सभी का जो भी रेफरेंस है, रेफरेंस को ही हम संदर्भ बोलते हैं। दिनांक हो गया, मतलब कि डेट हो गया,
क्रमांक का मतलब हो गया कि दिनांक को आप बिल्कुल डे बाय डे लेके चल रहे हो कि आज की ये डेट है, कल की ये डेट है, मतलब डे के हिसाब से काम करना। इन सभी को ही ठीक ठाक होना, मतलब कि आपका जो भी डाटा है, जो भी आपका रेफरेंस है, जो भी आपका डेट है, इन सभी का सही होना ही आपकी जो है शुद्धता कहलाती है आपकी ड्राफ्टिंग के अंदर। तो इसकी त्रुटि से, त्रुटि का मतलब होता है मिस्टेक, कोई भी जो मिस्टेक है या मतलब इनकी त्रुटि से कार्यालय में कोई भी संचिका, संचिका का मतलब होता है फाइल, तो यहाँ पे कोई भी जो फाइल है वो नहीं पहुँचेगा अगर उसमें मिस्टेक पाई जाएगी। क्योंकि देखो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, अगर मान लो एक लेटर लेके अगर आप किसी भी कार्यालय में जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, तो ऑफिस में जो भी अधिकारी रहेंगे पहले आपके लेटर को चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ इसमें कोई भी मिस्टेक है तो वो आपको वापस कर देंगे, बट अगर कहीं पे भी मिस्टेक नहीं है तो वो एक्सेप्ट करके आगे काम को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपके डाटा में, आपके रेफरेंस में, आपके डेट में किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए फाइल में, यही कहलाती है हमारी शुद्धता। उसके बाद में सेकंड है स्पष्टता, मतलब कि बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये हमारी ड्राफ्टिंग का सेकंड कंपोनेंट है, मतलब कि प्रारूपण का दूसरा तत्व है स्पष्टता। मतलब कि हमारी ड्राफ्टिंग की जो सेकंड कंपोनेंट है ये है स्पष्टता। तो यहाँ पे जो हमारा लिखने का पूरा जो तरीका है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मतलब कि इवन आपको लिखने से पहले भी आपके दिमाग में भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपके पास में कोई भी सूचना है, कोई भी डाटा है, वो सभी सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके के भ्रांति का मतलब होता है कि कोई भी कन्फ्यूज़न की यहाँ पे गुंजाइश ना रह जाए। मतलब कि आपका जो भी फाइल है वो इतने तरीके से स्पष्ट होना चाहिए कि उसमें कोई भी मिस्टेक उसमें हमें दिखाई ना दे, ताकि कोई भी यहाँ पे भ्रांति मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न रह ही ना जाए। उसके बाद है संक्षिप्तता, और संक्षिप्तता का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए। मतलब कि जो भी आपका टॉपिक है इसमें हमें अपने टॉपिक से भटकना नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हमारा टॉपिक तो किसी और चीज़ के बारे में, हम उसमें डिस्कस कुछ और ही कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करने हैं, अपने फाइल को बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हमारा टॉपिक तो किसी और पे हो और हम उसमें कुछ और ही बता रहे हैं। तो हम बिल्कुल शॉर्ट में लेके चलना है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने विषय के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस कर पाए। तो यहाँ पे संक्षिप्त का मतलब है कि विषय निष्ठ होना चाहिए, बिल्कुल हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलना है, ताकि यहाँ पे दफ्तरी कार्यवाही जो है बिल्कुल जल्दी से हो जाए, बिल्कुल शीघ्र हो जाए। इस वजह से हमें यहाँ पे शॉर्ट में लेके चलना है, जबकि प्राय विस्तृत प्रारूप जो है समय सापेक्ष होने के कारण टलता रहता है। कि अगर हमें लगता है या कोई भी जो फाइल है अगर मान लो विस्तृत हो गया, विस्तृत का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, उसको टाला जा सकता है, मतलब कि उसको एक तरीके से पेंडिंग में रखा जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने फाइल को बिल्कुल शॉर्ट में लेके चलना है। उसके बाद में फोर्थ है परिनिष्ठित भाषा, कि इसमें यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि हम जिस भी तरीके से लिख रहे हैं, अपने ड्राफ्ट को लिख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपने लेटर में, तो जो भी लैंग्वेज का हम यूज़ करें, चाहे हम उसको हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें या किसी दूसरे लैंग्वेज का यूज़ करें, हमारी जो लैंग्वेज है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सरल होना चाहिए, बिल्कुल ईजी से ईजी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको पढ़े तो वहाँ से कोई भी जो एक सेकंड मीनिंग ना निकले, मतलब कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। साथ में ही पुनरुक्ति रहित होना चाहिए। पुनरुक्ति रहित का मतलब है कि एक ही चीज़ को हमें रिपीट नहीं करना है, मतलब कि हम एक ही लाइन को रिपीट करें, तो इस तरीके से पुनरुक्ति रहित होना चाहिए। उसके बाद में पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह मुक्त का मतलब है कि हमें पहले से ही मतलब कि इस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है कि कोई भी उससे कोई भी अनुमान लगा ले, कोई भी गलत तरीका समझ ले। तो इस तरीके से हमारी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरीके से कन्फ्यूज़न को क्रिएट ना करें। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है परंपरागत पद्धति का अनुकरण, कि हमें क्या करना है, जो एक लंबे टाइम से चलता हुआ जा रहा है पूरा प्रोसेस, उसको सही तरीके से फॉलो करना है। कि सिर्फ ये नहीं कि हाँ काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है तो हमें परंपरा को निभाना है, उसके साथ साथ ही अगर हमें लगता है कि इसमें किसी भी तरीके से एक तरीके से वहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है तो वो भी हमें करना है। बट जिस तरीके से परंपरागत पद्धति है उसको अनुकरण लेके चलना है, मतलब कि उसको भी यूज़ करना है, और टाइम टू टाइम अगर लगता है उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहिए तो उसमें भी हमें करना चाहिए। बट अगर हमें लगे कि हमारा जो फॉर्मेट है जो कि हम लंबे टाइम से यूज़ कर रहे वो बिल्कुल 100% बिल्कुल ट्रूली है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये
इसी मीनिंग को बताया गया है। तो ये पूरा था हमारा कंपोनेंट के बारे में। अब हम समझेंगे कि ड्राफ्टिंग की कौन कौन से गुण होंगे, कौन कौन से इसके विशेषताएं होगी। विशेषताएं का मतलब इसके कौन कौन से करैक्टर होंगे, कौन कौन से इसके मेरिट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके इस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले देखो ड्राफ्टिंग का जो गुण है या इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, आदेश की भाषा का शब्दशः प्रयोग। इस लाइन का मतलब है कि प्रारूपण में हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि उच्च अधिकारी जो भी हमसे सुपीरियर होंगे, जो भी हमसे बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे पर्सन, अगर वो हमें कोई भी आदेश देते हैं तो जिस तरीके से देते हैं, जिस फॉर्म में देते हैं, या उनका जो आदेश है जिस तरीके से दिखाई देता है, मतलब पोलाइटली कहा गया है या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहा गया है, तो ये हमारी जो लैंग्वेज है ना बिल्कुल सेम उसी तरीके से होना चाहिए। तो ये प्रारूपण का गुण भी है और विशेषताएँ हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल विधि पूर्वक, मतलब बिल्कुल जो एक प्रोसेस है या बिल्कुल एक जो स्टेप है, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो आदेश है, मतलब कोई भी जो ऑर्डर है वो अगर प्रारूपण में दिया गया है तो बिल्कुल सेम ही यूज़ किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आदेश की भाषा का ज्यों का त्यों, मतलब कि जिस तरीके से है, जिस फॉर्म में है, वो प्रारूपण में प्रयोग करना ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, मतलब सबसे बड़ा जो इसका फीचर है ये यही है। उसके बाद में सेकंड है तिथि सीमा निर्धारण, कि हमें क्या करना है। अगर किसी भी तरीके से देखोगे कि कोई भी मान लो राज्य सरकार है या कोई भी मंत्रालय है या कोई दूसरे भी ऐसे ऑफिस है, कार्यालय है, इनके द्वारा से हमें किसी भी सूचना आदि को लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उत्तर देने की जो तिथि रहती है, मतलब जो डेट दिया रहता है कि हमें रिस्पांस कब मिलेगा या हमें किस तरीके से अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाना है, इन सभी को पहले ही निर्धारित कर देना ही, मतलब पहले से ही फिक्स कर लेना चीज़ों को, ये प्रारूपण की दूसरी विशेषता मानी जाती है। मतलब कि फर्स्ट में तो हमने ये देखा कि हमें क्या करना है, अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी हमारे पास में सेंटेंस है या कोई भी हमारे पास में ऑर्डर है, हम उसको बिल्कुल एज इट इज़ लेके चले, बिल्कुल सेम टू सेम लेके चले। सेकंड की विशेषताएं के अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि अगर किसी भी कार्यालय में कोई भी कामकाज किया जाता है, किसी भी तरीके से हमें सूचना लेना है या देना है, तो उसके बारे में पहले से ही डेट को हमें फिक्स करके लेके चलना है, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों को पहले से सेटअप करते हुए चलेंगे तो इससे हमारा ही काम जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से पूरा कंप्लीट करता है। तो इस वजह से इस गुण का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है और ये प्रारूपण का गुण माना जाता है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है सरकारी आदेशों का प्रमाणीकरण। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमारे लिए एक ऑर्डर आया है, ठीक है, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो प्रारूपण के रिगार्डिंग आया, मतलब कि वो ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग वो जो ऑर्डर है वो दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान में रखना है कि कुछ आदेश जो है चाहे वो राष्ट्रपति या सरकार के नाम से जारी करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो अगर किसी भी रूल रेगुलेशन को लाया जाता है तो रूल रेगुलेशन को काफ़ी सारे लोग मिलके डिसाइड करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके बोल दिया जाता है कि इस सरकार के द्वारा या इस मान लो कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिनके द्वारा भी दिया जाता है, ये माना जाता है कि ये उन्होंने ही लिखा है, लेकिन उनके पीछे तो उस ऑर्डर के पीछे या उस डिसीजन के पीछे तो काफ़ी सारे पर्सन रहते हैं, बट नाम किसी एक का होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे नाम देखा जाता है कि किसके द्वारा जारी किया गया है, और इसके लिए विधान भी है कि मान लो राष्ट्रपति के नाम से जारी किया गया है कोई भी, तो वो लिखित तथ्य होना चाहिए, मतलब कि या तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए या वहाँ पे उनके सिग्नेचर होना चाहिए, ताकि हम ये सोचें कि ये बिल्कुल संविधान के अनुसार सारी चीज़ जो है अधिकृत हुआ है, मतलब कि संविधान के अकॉर्डिंग इस चीज़ को रजिस्टर्ड किया गया है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही चीज़ है, एक्यूरेट चीज़ है। इससे क्या होगा कि प्रारूपण में जो भी एक टेक्निक का यूज़ किया गया है, जो भी यहाँ पे विधि का यूज़ किया गया है, इनमें से कोई भी मान लो दोष निकल जाता है, कोई भी यहाँ पे त्रुटि आ जाती है, कोई भी मिस्टेक आ जाती है, तो यहाँ पे उसको देखना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, उसको यहाँ पे अलग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि इससे विधान में परिवर्तन भी होते रहते हैं, मतलब कि अगर टाइम टू टाइम कोई भी चेंजेस लेके आना है तो यहाँ पे इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए सतर्क रहना आवश्यक होता है। मतलब कि हमें जिन चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर होना चाहिए तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें टाइम टू टाइम चेंजेस को लेके आना होता है। ये भी एक विशेषता ही थी इसकी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है क्रमबद्धता
क्रमबद्धता का मतलब क्या है कि कोई भी जो काम है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। किसी भी मेथड का देखो, अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूँ और मैं आपसे बोलूँ कि इसकी प्रोसेस बताओ, तो आप क्या करोगे, प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताओगे। स्टेप 1 में कुछ बताओगे, फिर स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, जितने भी स्टेप रहेंगे आप 1 बाय 1 बताओगे। तो प्रारूपण में भी सभी काम को बिल्कुल क्रमबद्ध लेके चलना है, बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो यहाँ पे क्रमबद्धता से तात्पर्य है कि जितने भी चर्चित संदर्भ है, मतलब जितने भी वहाँ पे रेफरेंस है, जितने भी लेटर है, उन सभी को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत करना है, बिल्कुल एक सीक्वेंस में लेके चलना है। क्रम का मतलब यही होता है कि सीक्वेंस में लेके चलना है, स्टेप में लेके चलना है, इस तरीके से बिल्कुल क्रम में चलना है, लाइन में लेके चलना है। इसके अभाव में, इसके अगर ये ना रहे, मतलब इसके विदाउट में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे जो भी पत्राचार की फाइलें हैं, ये जो भी हमारे कागज़ है, ये ढूंढने में समय का अपव्यय होता है। अपव्यय का मतलब होता है वेस्टेज होता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा टाइम का वेस्टेज हो जाता है। इससे क्या होगा कि दफ्तरी कार्य में विलम्ब हो जाएगा। विलम्ब का मतलब क्या है कि लेट हो जाएगा, तथा आलोचना का कारण बनता है। आलोचना का मतलब है कि हमारे कामकाज लेट हो सकते हैं, उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। सारे काम को बिल्कुल क्रमबद्ध लेके चलना है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो यही सारी जो पॉइंट है ये इनकी विशेषताएं कहलाती है। तो देखो, साथ साथ मैंने आपको जो थोड़ी सी टफ ऐसा वर्ड है जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने साथ साथ इसको आपको डिस्क्राइब भी कर दिया, जैसे कि विलम्ब का मतलब क्या होता है, अपव्यय का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है। बट फिर भी अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और अपने डाउट को क्लियर कर लेना। अब देखो, यहाँ तक की क्लास में ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। इन 3 क्वेश्चन को ही अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे मेनली ये 3 क्वेश्चन है कि प्रारूपण से क्या तात्पर्य है। आपसे पूछ लेंगे कि प्रारूपण क्या होते हैं, या प्रारूपण को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन है ना, उसको बार बार बदल करके लिखा जा सकता है, बट क्वेश्चन यही रहेगा। उसके बाद में देखो, प्रारूपण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रमुख तत्व कौन सा, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट कौन से होते हैं, उसी को बोला जाता है तत्व। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था प्रारूपण के प्रमुख गुण। ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको अभी अभी समझाया, यही इसके गुण भी कहलाते हैं, यही इसकी विशेषताएं भी कहलाती है। तो अगर मान लो एग्जाम में प्रारूपण के गुण आते हैं, तब भी आपको यही 4 पॉइंट डिस्क्राइब करना है। अगर प्रारूपण की विशेषताएं लिख के देते हैं आपको, तब भी आपको ये 4 पॉइंट ही डिस्क्राइब करना है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि आपके देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके में 4 पॉइंट दिया गया है, तो आप इन 4 पॉइंट को भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में एट ए टाइम पे, मतलब एग्जाम के टाइम पे, अगर आपको 2-4 वर्ड और भी अगर बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें इससे आपको रिलेटेड लगता है कि हाँ ये पॉइंट हो सकता है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझ के आप उसको थोड़ा सा लेंथी या थोड़ा सा शॉर्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। देन उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रारूपण की प्रक्रिया एवं लेखन विधि के प्रमुख अंग। अब प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस, प्रारूपण का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, स्टार्टिंग से अब तक वही डिस्कस कर रहे, ड्राफ्टिंग। लेखन विधि का मतलब है कि किस तरीके से हम लिख रहे, हमारा जो पूरा प्रोसेस है, मेथड है, इसके मुख्य अंग कौन से हैं, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दिया गया है निश्चित फार्म। निश्चित फार्म का मतलब है, अब फार्म का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट, कि जिसके ऊपर हम प्रारूपण को तैयार करते हैं, पूरा ड्राफ्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम किसी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं हम फार्म। जैसे कि कई सारे देखोगे, अगर मान लो कोई भी फॉर्म फिलअप करना है आपको, तो सबसे पहले आप फॉर्म लेते हो उसी को हिंदी में फार्म करके लिखा जाता है। तो देखो, सामान्यतः क्या होता है कि प्रारूपण तैयार करने से पहले किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में जाओगे आप, तो सबसे पहले एक फॉर्म रहता है उनके पास में। अगर मान लो आप उनसे कुछ भी काम कहोगे, तो आप वो पर्सन, सामने वाले पर्सन आपसे कहेंगे कि ये ठीक है, आप ये फॉर्म को फिलअप कर दो। तो सेम उसी तरीके से किया जाता है। इसके अभाव में अगर मान लो ये ना रहे, तो सादे कागज़ पे, मतलब बिल्कुल जो वाइट पेपर होता है, उस पर दोनों ओर परिवर्धन के लिए हाशिया छोड़ के, मतलब कि साइड में थोड़ा सा लाइन को छोड़ के और प्रारूपण लिखना हम उसको वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। टंकित करना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड में। जैसे कि देखो इसी पीडीएफ में देख लो, यहाँ पे देखो साइड में थोड़े थोड़े वाइट लाइन है ना, इसी को बोलते हैं कि हाशिया। इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे और बाकी हम वाइट पेपर पे भी लिख सकते हैं, या इसके अगर हम मान लो कि हमारे पास में ऑलरेडी इसके लिए एक फॉर्म है, तो हम उस पर भी इसको यूज़ करके ड्राफ्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका सबसे पहले फर्स्ट अंग भी बोल सकते हो, फर्स्ट इसका प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हो। उसके बाद में सेकंड है अनुच्छेदों में विभाजन। विभाजन का मतलब होता है डिवाइडेड करना, कि किसी भी चीज़ को अगर हम काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं,
तो अनुच्छेदों को, जो भी हमारा अनुच्छेद है उसको हम पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो प्रारूप में देखो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इस निश्चित 3 अनुच्छेदों में इसका विभाजन किया जाता है, मतलब उसको डिवाइडेड किया जाता है। और ये जो डिवाइड करने का जो पूरा तरीका है ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ है, क्योंकि जो हमारा पत्र व्यवहार है इसको इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो अनुच्छेद है उसमें जो भी आप कथ्य को कहना चाह रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाह रहे हो, वो वहाँ पे सही तरीके से दिखाया जाता है। साथ ही इसी अनुच्छेद में जो भी हमारा निष्कर्ष निकलता है लास्ट में जाके, जो भी हम बताना चाहते हैं, जो भी हम एक सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, या जो भी करणीय बातें हैं, मतलब अगर हमें लगता है कि कोई भी इससे रिलेटेड बातें जो है जो कि हमें लास्ट में एक नोट्स के तौर पर देना चाहिए, तो वो यहाँ पे जाके लास्ट में जाके लिख दी जाती है। इसी के साथ में देखोगे आप अनुच्छेद को संख्याबद्ध या 3 से ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रारूपण है वो किस बेस पे है, मतलब उसका टॉपिक क्या है। टॉपिक के अकॉर्डिंग ये बड़ा छोटा हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं, बट मेनली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद में 4th पॉइंट है संलग्न पत्र आदि का स्पष्ट उल्लेख। और संलग्न का मतलब होता है अटैच करना। जैसे कि मान लो कोई भी आप फॉर्म को फिल करते हो तो उसके साथ में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करनी है, तो उसी को बोलते हैं संलग्न। तो साथ में जिन जिन पत्र को हम यहाँ पे अटैच करेंगे उन सभी का उल्लेख करना है, उन सभी को हमें डिस्क्राइब करना है कि प्रारूप की, अगर हम मान लो कि अगर हम एक प्रारूप को बिल्कुल स्वच्छ तरीके से अगर हमें तैयार करना है तो प्रतिलिपि के साथ में, प्रतिलिपि का मतलब होता है उसकी जो भी कॉपी है उसके साथ में नत्थी कर देना चाहिए। नत्थी का मतलब है कि उसके साथ में अटैच कर देना चाहिए जो भी हमारा पत्र आदि है। इसी के साथ में वहाँ पे डेट जो है, दिनांक जो है, उसको भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख देना है, ताकि जब भी उस पर कार्यवाही किया जाएगा तो उसका तत्काल संदर्भ समान रहे, क्योंकि जो भी उनका रेफरेंस है वो वहाँ पे एट ए टाइम पे पता चल सके कि किस तरीके से इसको पूरा तैयार किया गया है। इसके साथ में सभी जो भी एक डॉक्यूमेंट्स है उन सभी को हमें यहाँ पे अटैच करके चलना है। उसके बाद में नेक्स्ट है पृष्ठांकन। इसका मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी प्रारूप है वो जितने लोगों के पास में गुजर के जाएगा वो सभी पर्सन जो है उसको चेक करते हुए चलेंगे और प्रतिलिपि को आगे की तरफ में भेजते हुए चलेंगे। तो पृष्ठांकित होकर, मतलब जिसके पास में प्रतिलिपि भेजी जानी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कॉपी है, वो जिन जिन पर्सन के पास में भेजी जानी है उनका तथा प्रतिलिपियों की जो भी एक वांछित संख्या है, मतलब कि जितने डॉक्यूमेंट्स को हमने वहाँ पे अटैच किया था, इन सभी का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख का मतलब होता है कि हमें उस चीज़ में उस चीज़ को बताना है, डिस्क्राइब करना है कि हमने इस डॉक्यूमेंट को अटैच किया है, इस तरीके से किया है, हमारा रेफरेंस ये था, मतलब आपको पूरा डिटेल देना, फुल डिटेल देना है। और इन सभी को यहाँ पे बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कि अनिवार्य कर देना चाहिए। इसी के साथ में नेक्स्ट है फिर पर्चियाँ लगाना। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रारूप के ऊपर पर्चियाँ लगाई जाती है। प्रारूप तैयार हो जाने पर जो भी हमारे उच्च अधिकारी रहते हैं उनके सम्मुख में यहाँ पे रखा जाता है। इसलिए उनकी जो पर्ची है वो लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अनुमोदन हेतु हो गया, स्वीकृति हेतु हो गया, मतलब कि वो जो पर्चियाँ होती है वो एक्सेप्टेंस का एक तरीके से रिकॉर्ड रहता है कि आपका जो प्रारूप है वो एक्सेप्ट हो चुका है या रिजेक्ट हो गया। इसके बारे में वहाँ पे पर्चियाँ जो रहती है उसके थ्रू वहाँ पे इंफॉर्मेशन को लिया जाता है कि हमारा जो प्रारूप है वो एक्सेप्ट हो चुका है या एक्सेप्ट होना बाकी है या एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। इसी के साथ में देखोगे, इसके साथ में कोई भी जो तत्काल, मतलब बिल्कुल तुरंत ही अगर कोई भी कार्यवाही हमें लगता है कि वहाँ पे होना चाहिए तो यहाँ पे तत्काल ही इन पर्चियों का लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन सभी पार्ट्स को ध्यान में रख के, इन सारे अंगों को ध्यान में रख के जो प्रारूपण है उसको पूरा तैयार करने के बाद में जो प्रारूपकार है, प्रारूपकार कौन है? जिसने प्रारूप को लिखा है, तो वो जो पर्सन है वो उसको लिख के उच्च अधिकारी के नीचे अंकित कर देना चाहिए कि किस अधिकारी से आपने इस चीज़ को चेक करवाया है या किसके पास में आपने उनको भेजा था। इन सभी को वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। साथ ही साथ उनकी जो भी एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है, जो जिस भी तरीके से रहेगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और प्रारूप के ऊपर। इन सभी की स्वीकृति और लास्ट में जाकर उनके सिग्नेचर जो है वो भेज देना है हमें उसके साथ में। इसके बाद में क्या होगा फिर?
प्रारूपण की जो लेखन विधि है इन सभी अंगों से परिचित हो जाने के बाद में, उपरांत का मतलब होता है बाद में, जब प्रारूपण के तत्वों में अगर हमें लगता है कि किसी पद्धति को यहाँ पे स्पष्ट करना काफ़ी ज़्यादा उचित है, तो यहाँ पे चिट्ठी पत्री को, इन सभी को हम रेखाओं को बाधित करते हुए लेके चलेंगे, इन सभी को अटैच करके चलना। ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से प्रारूपण का जो पूरा स्टेप है वो वर्क करता है। अब मैं आपको जल्दी से एक बार रिविज़न करवा देती हूँ जितने भी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट था निश्चित फार्म। एक निश्चित फार्म होना चाहिए जिस पर हम प्रारूपण को लिखेंगे। उसके बाद में अनुच्छेदों में विभाजन करेंगे। मेनली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट डिपेंड करता है हमारे प्रारूप पे, तो 3 से ज़्यादा भागों में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे लेटर या जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को, जिस डॉक्यूमेंट को हमने अटैच किया है उन सभी को यहाँ पे डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। उसके बाद में पृष्ठांकन करेंगे, एंडोर्समेंट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पर्चियाँ लगाना। तो इस तरीके से हमारे 4-5 पॉइंट थे जिसके थ्रू हमने ये देखा कि किस तरीके से प्रारूपण का पूरा स्टेप जो है ये वर्क करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है दफ्तरी पत्राचार के सामान्य अंग। अब इसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, जैसे कि अभी तक की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारा प्रारूप रहता है उसमें कौन कौन से पॉइंट को, कौन कौन से अंग है जो कि हमारे प्रारूप के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये तो हो गया कि चलो इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ों को इसमें किया जाता है, तो ये सारे हमने पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जितने भी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि हमारे पत्राचार के अंदर या हमारे प्रारूप के अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक। तो ऑफिशियल रूप से अगर देखें तो पत्रों का जो प्रारूप रहता है, पूरा जो फॉर्मेट रहता है, उसमें काफ़ी सारे अंगों को ध्यान में रख के फिर तैयार किया जाता है। उसके बाद में मतलब कि ये जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी को पॉइंट को ध्यान में रख के देन उसके बाद में जो पूरा फॉर्मेट रहता है प्रारूप का, पत्राचार का, वो पूरा रेडी किया जाता है। तो किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं? पत्र क्रमांक कि हमारे लेटर का क्रमांक किस तरीके से, जो उसका पूरा नंबरिंग है, जैसे 1 2 3 करके पूरा पत्र को हम एक तरीके से पेजेस पे जैसा हम लिखते हैं ना 1 2 3 करके, सेम उसी तरीके से पूरे पत्र पे हम उसके नंबर डाल के करेंगे। विभाग का नाम लिखेंगे, मतलब जो भी हमारा वहाँ पे डिपार्टमेंट है या जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है हमारा प्रारूप, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, साथ ही उसका एड्रेस भी लिखना है। पत्र प्रेषक का नाम लिखना है कि पत्र को भेजने वाला पर्सन कौन है, उसका नाम क्या है, उसका पद कितना है, मतलब कि जो उसकी पोस्ट है वो कैसी है, या उसका जो भी एड्रेस है उसको हम बताएंगे। उसी के साथ में पत्र को रिसीव करने वाला, मतलब कि लेटर को रिसीव करने वाले पर्सन को हम बोलते हैं प्राप्तकर्ता। तो यहाँ पे प्राप्तकर्ता का नेम हो गया, उसकी भी सेम एज इट इज़ पोस्ट को बताएंगे और साथ ही साथ उनके एड्रेस को बताएंगे। इसके बाद में प्रेषक के कार्यालय का स्थान, मतलब कि जो प्रेषक जो भेज रहा है लेटर को, उनके कार्यालय का स्थान बताएंगे, मतलब उनका जो एड्रेस है उनके ऑफिस का वो बताएंगे। डेट साथ में हम वहाँ पे लिख देंगे। उसके साथ में हमारा टॉपिक क्या है, संबोधन क्या है, कि हम किसको संबोध कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक के अंदर हम किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, हमारा जो मेन कथ्य है, हमारा जो मेन पॉइंट है वो किस चीज़ के ऊपर है, हम किस तरीके से निर्देश दे रहे हैं, मतलब कि खुद से किस तरीके से हमने उसको रेडी किया है, एक तरीके से खुद से ही अपने आप में किस तरीके से हम निर्देश दे रहे हैं। इसी के साथ में ही हस्ताक्षर करता, मतलब कि जो सिग्नेचर करने वाला जो पर्सन है उनका नाम क्या है, साथ ही साथ उनका जो भी पोस्ट है उन सभी का हमें उल्लेख करना है, मतलब इन सभी को हमें डिटेल में प्रोवाइड करना है। उसके बाद में 11वां पॉइंट है संलग्न पत्र सूची। संलग्न का मतलब क्या है कि इसके साथ में जो पत्र है उनकी सूची, मतलब उनके बारे में जो डिटेल को हम प्रोवाइड करेंगे इन सभी को यहाँ पे अटैच करना है, संलग्न करके चलना है। उसके बाद में लास्ट है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन का मतलब है जो इसका पूरा जो बेसिक चीज़ था इसको बोलते हैं हम पृष्ठांकन। तो इस तरीके से पूरे हमारे 12 पॉइंट है जो कि हमारे प्रस्तावन के अंदर या पत्र व्यवहार के अंदर ध्यान में रखे जाते हैं। तो ये सारे हमारे पॉइंट थे तो जिसको हमने समझा। इसी के साथ में ये जो 12 अंग है इन सभी में उनका जो भी एड्रेस रहता है, स्थान रहता है, यह व्यवहारिक रूप जो है जो कि नीचे दी गई रूपरेखा से इससे और ज़्यादा क्लियर हो सकता है। देखो यहाँ पे आप एक पूरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से मैंने आपको 12 पॉइंट बताया कि इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है किसी भी प्रारूप के अंदर, किसी भी पत्र व्यवहार के अंदर जो पूरा फॉर्मेट रहता है, प्रारूप रहता है, उन्हीं सारे 12 पॉइंट को देखो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो आपका प्रारूप है उसकी जो पूरी रूपरेखा है, मतलब इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो किस तरीके से है। देखो फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था पत्र क्रमांक, वो सबसे ऊपर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो भी एड्रेस है
प्रेषक है, जैसे उसका सचिव हो गया, हमने बोल दिया कि भाई उसका पद, जैसे उसका नाम तो हो गया सचिव, सचिव के साथ में उनका नाम लिख देंगे। कृषि मंत्रालय हो गया, उनकी पोस्ट हो गई, और उनका एड्रेस में नई दिल्ली आ गया। उसी के साथ में सेवा में जो भी उनका प्राप्त करता है उनके बारे में डिटेल देंगे। यहाँ पे एड्रेस हो गया, मतलब जिन भी 12 चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था अभी अभी, उसी को दे रखा है कि किस तरीके से कौन से पॉइंट को कहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि 5th पॉइंट यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से पूरे देखो 12 पॉइंट यहाँ तक में दिखाया गया है। तो ये पूरा फॉर्मेट रहता है हमारे प्रारूप का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में ही कुछ और भी चीज़ है, जैसे कि हमारे दफ्तरी पत्रों के रूपों को गिनना उचित होगा जिनके लिए प्रारूपण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जो कि हमारे पत्र व्यवहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ माने जाते हैं। तो देखो अभी तक के जो हमने 12 पॉइंट को डिस्कस किया था वो तो बस एक हमारे प्रारूप का एक अंग था कि हमें किन किन चीज़ों को वहाँ पे दिखाना चाहिए या दिखाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ में ये जो 17 तक पॉइंट है, इनसे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट है, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि इसी लेसन की जो पार्ट 2 क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने यहाँ तक के पूरे टॉपिक को, पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपके पास में कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप ज़रूर से शेयर करना। क्लासेस आपको कैसे लगे ज़रूर से बताना। अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक हो या कोई भी आपके पास में कोई भी मान लो कन्फ्यूज़न ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। साथ ही अगर आपको क्लासेस सही लगे तो क्लासेस को लाइक ज़रूर करना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आगे के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है इस लेसन के, उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।